वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है जनाब, और पंजाब असम्बली के इस इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली अपना हल्फ लेंगे। ये इजलास इस वजह से अहमियत का हामिल है कि एक तवील अरसे के बाद पंजाब के अंदर पार्लिमानी जमहूरियत ना सिर्फ बहाल हो रही है, बल्कि इसमें पंजाब की तारीख में पहली मरतबा एक खातून वजीर आला बनने जा रही है, और वो खातून कोई और नहीं बल्कि मरियम नवाज साहिबा हैं। और ये जो है ऐलान या ये नामजदगी इस हवाले से भी अहमियत की हामिल है कि मुस्लिम लीग नून ने मरियम नवाज के लिए पंजाब से ना सिर्फ तमाम सीनियर लीडरशिप का सफाया कर दिया है, बल्कि मरियम नवाज को फ्यूचर के लिए अपनी टीम को मुंतखब करने के लिए भी मुकम्मल आज़ादी दे दी गई है। और पंजाब में मरियम नवाज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने जा रही हैं मुस्लिम लीग नून के लिए। कैसे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज जो एक नई रीपोजिशनिंग करने जा रही हैं, उसके मुस्लिम लीग नून को क्या फवायद हासिल होंगे, और क्या मरियम नवाज उस सारे सूरत हाल पर काबू पा सकती हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर मौजूद है, और क्या मरियम नवाज की लीडरशिप अब मरियम नवाज को अपने ही वालिद की पैरवी करते हुए वजारत आला से वजारत उज़्मा तक ले जाने में कामयाब होगी। इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पंजाब असम्बली की, जहां पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का न सिर्फ ऑफिशियली खात्मे का ऐलान किया गया, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर की तरफ से वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुंतखब किए थे, यानी सब्तैन खान साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान असम्बली के नाम से पुकारा, और वो कहा कि जनाब वो तमाम आज़ाद अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके हैं वो एस्पा से आ जाएं। और इसका मतलब यह था कि पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत से जनाब तहरीक इंसाफ के खात्मे का बाज़ाब्ता ऐलान खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंतखब करदा पंजाब असम्बली के स्पीकर ने किया है। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ना सिर्फ ये, बल्कि इस इजलास में रवायती अंदाज में जिस तरीके से कार्रवाई का आगाज हुआ वो भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल इस वजह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद जो अरकान असम्बली मुंतखब नहीं हुए थे, उनकी तरफ से पंजाब असम्बली के गेट के बाहर न सिर्फ हंगामा आराई करने की कोशिश की गई, बल्कि ईवान के अंदर जबरदस्ती दाखिल होने के लिए गेट के ऊपर धावा भी बोला गया, और बड़ी तादाद के अंदर पुलिस की मौजूदगी ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अगरचे ये दावे किए गए कि हमारे अरकान असम्बली को ईवान के अंदर दाखिल होने से रोका जा रहा है, जबकि खुद स्पीकर सब्तैन खान ने इस बात का जिक्र किया कि इस वक्त ईवान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 97 अरकान असम्बली मौजूद है, और कुछ रास्ते में हैं जिनमें असलम इकबाल भी शामिल हैं। अब चूंकि असलम इकबाल साहब खास तौर पर पेशावर हाई कोर्ट से ब्लैंकेट रिलीफ लेकर आ चुके हैं, लेकिन अटक के पुल के ऊपर जनाब उनके लिए बंदोबस्त पूरा है, और पंजाब पुलिस वहां पर जो है पलके बिछाए बैठी हैं, बल्कि वहां पर उन्होंने नुसरत फतेह अली खान की कवाली भी लाई है कि आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, और वो इंतजार कर रहे हैं जनाब असलम इकबाल साहब के ये कवाली सुनते हुए कि आ जा तेनू अखियां उड़ीक दियां। ना सिर्फ वहां पर अटक के पुल पर, बल्कि यहां पर भी पंजाब असम्बली के बाहर बतौर खास मियां असलम इकबाल के इस्तकबाल की तैयारियां भी मुकम्मल थी, और वहां पर कैदियों की वैन को भी लाकर खड़ा किया गया था। और कैदियों की इस वैन को देखते ही मुझे नेशनल असम्बली का वो सीन याद आ गया जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई थी, और इमरान खान साहब के लोग जो हैं उस कार्रवाई के अंदर शिरकत करने के लिए तैयार नहीं थे, और कल्ला अली मोहम्मद खान उस इजलास के अंदर बैठा हुआ था जहां पर जनाब ये कार्रवाई ने इमरान खान साहब को वजारत उज़्मा से बेदखल किया था, और वहां पर भी इसी कैदियों की वैन ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इजलास 2 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। 10 बजे का टाइम था, फिर 11:30 बजे का टाइम हुआ, उसके बाद तकरीबन 12:15 बजे के करीब कार्रवाई का आगाज हुआ। तकरीबन 1:15 बजे तक इस इजलास के अंदर हंगामा आराई होती रही, घड़ी चोर के नारे लगते रहे, और दूसरी जानिब वोट चोर के नारों की आवाजें आती रहीं। खासी गहमा गहमी थी, खासी हंगामा आराई थी। एक जानिब नवाज शरीफ की तस्वीर नजर आ रही थी, तो दूसरी जानिब लोग इमरान खान की तस्वीर तो नहीं उठाई हुई थी उन्होंने, क्योंकि अब तो इमरान खान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चक्कर के अंदर तस्वीर नहीं उठा सकते, लेकिन
वहां पर जो इमरान खान के हक में नारेबाजी भी होती हुई नजर आई और जो इजलास है उसके बाद नमाज जुमा के लिए 45 मिनट के लिए मौखर किया गया और 45 मिनट के बाद इजलास के अंदर दोबारा जो कार्रवाई है वो तल्ख कलामी से उसका आगाज हुआ और उसके बाद अरकान के हल्फ लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का कहना था कि हमारे अरकान को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। सब्तैन खान ने उनसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान से कहा कि जनाब आप अभी बात ना करें, जब तक आप हल्फ नहीं उठाएंगे उस वक्त तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। हल्फ उठाना ज़रूरी है और हल्फ उठाने के बाद ही ईवान की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। फिर नौमुंतखब रुकन राना शहबाज ने स्पीकर से कहा कि जनाब हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली है, हमारे लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। मियाँ असलम इकबाल भी अभी तक अंदर दाखिल नहीं हो सके, जिस पर स्पीकर सब्तैन ने कहा कि राना साहब आप अपने मेहमानों की लिस्ट ने मैं उनको अंदर बुला लूंगा। मियां असलम इकबाल की भी रिपोर्ट मंगवाता हूं, अगर वो गिरफ्तार हैं तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूंगा। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से नामजद स्पीकर जनाब मलिक अहमद खान ने जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली को मुखातब करते हुए कहा कि जनाब जिस काम के लिए आए हैं 10 मिनट की कार्रवाई है, हल्फ लेना है, आप हल्फ लें और उसके बाद इस इजलास को मौखर करें ताकि कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो हंगामा आ रही है ये जारी रही। इस इजलास से पहले मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था और इसमें तकरीबन इस इजलास के अंदर मुस्लिम लीग नून की तरफ से 210 अरकान की वाज़े अक्सरियत मौजूद थी। मुस्लिम लीग नून के 186 अरकान, उनके साथ साथ पीपल्स पार्टी के 14, मुस्लिम लीग काफ के 10, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 6 अरकान मौजूद थे। इस तरह मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली में मजमूई तौर पर 230 अरकान की हमायत के साथ नंबर 1 है और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को पंजाब में कोई खतरा नहीं। इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मलिक अहमद खान साहब को स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए नॉमिनेट किया गया और वो जो हैं बहावलपुर से अरकान रुकने असम्बली वो जो हैं चिन्नड़, सईद चिन्नड़ शायद, उनको डिप्टी स्पीकर के लिए नॉमिनेट किया गया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इजलास से पहले एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ रही है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी फ्यूचर पॉलिटिक्स को मद्देनजर रखते हुए एक नई मुतबादल क़यादत को उभारने के अमल का आगाज किया है और यह बहुत ही ज्यादा खुशाइंद है। खुशाइंद इस वजह से कि मुस्लिम लीग नून के अंदर अगर हम इस वक्त देखें, ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं, राना तनवीर साहब मौजूद हैं, बड़ी सीनियर क़यादत मौजूद है, लेकिन वो सारी की सारी अलाइंड है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। और जब ट्रांजिशन होती है, जब विरासत या सियासी विरासत एक से दूसरी जगह पर मुंतकिल होती है, जब एक लीडर की जगह पर दूसरा लीडर आकर उसको रिप्लेस कर रहा होता है, तो फिर पुरानी टीम के लिए भी अपनी पोजीशन पर रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और फिर उसके बाद जो नई लीडरशिप है वो पुरानी लीडरशिप को रिप्लेस करती है। और मरियम नवाज के लिए भी इस तरह का बंदोबस्त किया गया। नवाज शरीफ साहब ने बतौर खास मरियम नवाज के लिए सीनियर लीडरशिप को सूबाई नशिस्तें छोड़ने की हदायत की, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने चूंकि वजीर आजम बनना था, उन्होंने कसूर और लाहौर से जीती हुई सूबाई असम्बली की नशिस्तें छोड़ दी। हमजा शहबाज साहब ने भी अपनी सूबाई असम्बली की नशिस्त छोड़ दी है, वो कौमी असम्बली के रुकन के तौर पर हल्फ उठाएंगे। सरदार गुलाम अब्बास एक लीडर है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने भी अपनी चकवाल की सूबाई नशिस्त को छोड़ दिया है और वो भी नेशनल असम्बली में जाकर हल्फ उठाएंगे। राना तनवीर साहब नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी साथी हैं और ये वही साथी हैं नवाज शरीफ साहब के जो निजी महाफिल में इस वक्त नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर एक नया जो है ना वो शोशा छोड़े हैं और उनकी सेहत के ऊपर अपनी निजी महाफिल के अंदर बहुत ज्यादा संगीन किस्म के सवालात उठा रहे हैं। राना तनवीर साहब चूंकि नवाज शरीफ से ज्यादा शहबाज शरीफ साहब के साथ अलाइंड है, लिहाजा इनको भी सूबाई असम्बली की नशिस्त को छोड़कर ऊपर नेशनल असम्बली की सीट पर एलिवेट किया गया है। एहसन इकबाल साहब नारोवाल की नशिस्त छोड़ेंगे, सरदार अवैस लगारी साहब डीजी खान की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे, जाम कमाल साहब लसबेला से जो है वो सूबाई असम्बली की नशिस्त छोड़ेंगे। और इसके साथ साथ मरियम औरंगजेब साहिबा भी नेशनल असम्बली की नशिस्त छोड़ेंगी और वो सूबाई असम्बली में मरियम नवाज के साथ जो है यहां पर रोल प्ले करेंगी। अब इसका मतलब यह है कि मरियम नवाज को
اگلے 5 سال کے لیے یا اگلے انتخابات تک مسلم لیگ نون کو پنجاب میں منظم کرنے، اپنے لیے وزارت عظمیٰ کے رول کو مزید ڈیفائن کرنے، پنجاب کی گورننس کے ماڈل اور پنجاب کی پرفارمنس کے ماڈل کی بیس کے اوپر مرکز کے اندر حکومت سازی کے لیے راہ ہموار کرنے کا ٹاسک مریم نواز کو نہ صرف سونپا گیا ہے بلکہ یہاں پر جناب نواز شریف صاحب ان کے ساتھ جو ہے وہ کندھے سے کندھا ملا کر یہ جو سارا عمل ہے اس کو سپروائز بھی کریں گے. اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے پنجاب میں ہونے والی یہ ٹرانزیشن مستقبل میں دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے بھی اسی طرح کے دروازے کھولے گی، جہاں پر سینئر لیڈرشپ کو نئی ابھرتی ہوئی لیڈرشپ کو ریپلیس کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تک لیڈرشپ کو ریپلیس نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ جو موروثی سیاست ہے اس کے الزامات لگتے رہیں گے. اب چونکہ نواز شریف صاحب نے اس بات کو طے کر لیا ہے کہ انہوں نے نہ مرکز کے اندر مرکزی رول لینا ہے نہ پنجاب کے اندر مرکزی رول لینا ہے، بلکہ انہوں نے بادشاہ گر کے طور پر فرائض انجام دینے ہیں اور مرکز کی حکومت کو بھی چلانا ہے، پنجاب کی حکومت کو بھی چلانا ہے، اور اس کے لیے ان کو سیاست میں ایکٹیو ہونا اور بہت زیادہ ایکٹیو ہونا زیادہ ان کے لیے اہمیت کا حامل ہے. اور خاص طور پر اس موقع پر جب جو ہے سیاست کے اندر ہنگامے کی بہت زیادہ امکانات موجود ہیں. جس طریقے سے مرکز کی اسمبلی نے مچھلی بازار بننا ہے، بالکل ویسے ہی اس مرتبہ پنجاب کی اسمبلی نے بھی مچھلی بازار بننا ہے. مسلم لیگ نون کی مریم نواز نے اگرچہ آج میڈیا کے ساتھ مختصر گفتگو کرتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اللہ کرے کہ ہم مستقبل کے ایک اچھے سفر کا آغاز کر سکیں اور خدمت کے ایک نئے دور کا آغاز کر سکیں، اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر بھی تقریباً 14 نکات کا اعلان کیا تھا، جس کے اندر IT سٹیز بنائی جائیں گی، گھر بنائے جائیں گے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے انہوں نے پروجیکٹس کی اناؤنسمنٹ کی تھی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت لوگوں کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ طلاق نامے، نکاح نامے یا برتھ سرٹیفکیٹ ان کے گھر میں پہنچے. ان کو اس وقت سب سے امپورٹنٹ جو ضرورت ہے وہ ہے مہنگائی میں کمی کی، بجلی اور گیس کے بلوں میں کمی کی، پانی کے بلوں کی کمی کی، اور اس کے نتیجے میں ان کی زندگیوں میں آسانی کی. بنسبت اس کے کہ دیگر پروجیکٹس پل بنے، سڑکیں بنے، شاید لوگوں کو اس مرتبہ ان پروجیکٹس سے مسمرائز نہ کیا جا سکے، اور اس کے لیے زیادہ ضروری ہو کہ ان کے لیے جو سبسیڈائزڈ فوڈ آئٹمز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کم قیمت پر بجلی اور گیس ہے، یہ جب تک ان کو پرووائیڈ نہیں کی جائے گی اس وقت تک مجھے ایسے امکانات نظر نہیں آ رہے جس سے ہم آگے بڑھ سکیں یا ترقی کے سفر کی طرف ہم اپنی کارروائی کا آغاز کر سکیں. البتہ اس کے نتیجے میں جو پولیٹیکل ہنگامہ ہے وہ ہمیں عروج پہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پولیٹیکل ہنگامے کی موجودگی میں لوگوں کے لیے ریلیف فراہم کرنا ایک بہت مشکل ٹاسک ہوگا. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب اپنی موجودہ پوزیشن میں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، اور خاص طور پر اس موقع پر جب IMF کے ساتھ آپ کو ایک نئے پروگرام میں جانا ہے، بہت ہی مشکل ٹاسک ہوگا. اور اگر میں یہ کہوں کہ مریم نواز کے حقیقی امتحان کا آغاز ہو گیا ہے تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا. دعا ہے کہ مریم نواز اپنے اس امتحان میں کامیاب ہوں اور لوگوں کو سہولیات فراہم ہو سکیں. لیکن جب تک یہ قیدیوں کی وین موجود ہے اور جو ہے فتنہ انگیزی موجود ہے، اس وقت تک شاید یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے. اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے مسئلہ یا معاملہ کہ وہ کس طریقے سے ان جو ہے نا فتنہ پرور عناصر کی سرکوبی کرے گی. اپنے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.